नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आपने देख लिया कि इस चैनल के माध्यम से पाठ्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है। एक एक करके जो है पाठ्यक्रम के सभी वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं आपके लिए। इसके बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने फ़ोन के माध्यम से ये कहा कि सर आप प्रैक्टिस सेट शुरू करें, कोर्स जो है कंप्लीट हो गया है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं को जो है देखते हुए, उनका आदर करते हुए किया गया कि प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया जा रहा है। और इन प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न होंगे वो जान लीजिए कि स्टार्टिंग से ही लेकर के जो प्रश्न होंगे वो लगभग आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे। और ये कोशिश की जाएगी कि प्रश्न के साथ में जितने भी ऑप्शन होंगे, जितने भी विकल्प होंगे, उन पर भी चर्चा करते हुए उनको भी देखते चलेंगे, ताकि वो प्रश्न ना पूछा जा करके उसी से रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछा जाए तो जो है उससे संबंधित आपका जो भी प्रश्न रहे वो सही हो जाए। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं एक एक करके जो है अब हमें प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट लाना है और उनको आप हल करेंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि अंत तक जो है लगभग सभी प्रश्न, सभी टॉपिक से प्रश्न आ जाएंगे। और ये देखा जाएगा कि परीक्षा भवन में जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें जो भी प्रश्न होंगे 30 से अधिक प्रश्न इन्हीं जो है प्रैक्टिस सेटों से मिल जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए जो है सीधे आते हैं। ये अयोध्या एचडीडी पॉइंट की तरफ से जो है आपका प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया जा रहा है और एक के बाद एक सेट आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आते हैं हम पहले प्रश्न पे। जो पहला प्रश्न है वो है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है कि वाक्य दिया गया है। वाक्य क्या है? यहां पर वाक्य है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है या पश्चिम में अस्त होता है। यहां पे जो प्रश्न है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। अर्थ जो है, अर्थ को दो तरीके से विभाजित किया जाता है। एक तो होता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, उसके आधार पर आपने क्या देखा कि उसके आधार पर जो है अर्थ के तीन भेद हो जाते, वाक्य के तीन भेद हो जाते हैं। कितने? तीन। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र ये हो जाते हैं किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। और अर्थ के आधार पर यहां आप देख रहे हैं कि चार तो दिए ही गए हैं, ठीक है। इसके बाद अन्य भी होते हैं। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम में अस्त होता है तो यहां हम देख रहे हैं निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है? कहीं ना कहीं ना, नहीं, ना, नहीं आदि शब्द आते हैं। आज्ञावाचक में जाओ, खेलो, करो, पढ़ो, लिखो, इस तरीके से शब्द आते हैं। क्या आते हैं? जाओ या खेलो या पढ़ो, यानी यहां पर जो है आज्ञा दी जाती है। जाओ, खेलो या पढ़ो, इस तरीके से वाक्य में कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सारी बातें तो है नहीं। विस्मयाज बोधक में जो है अत्यधिक खुश हुआ जाता है या अत्यधिक दुखी हुआ जाता है या आश्चर्यचकित हुआ जाता है, और उनके साथ में जो है इन शब्दों के साथ में जो है ये निशान होता है। तो ये भी नहीं है, यानी विधानवाचक। क्या है? ये वाक्य जो है किसका है? ये विधानवाचक का है। अर्थ के आधार पर वाक्य के विधानवाचक भेद से है। तो यहां पे क्या सही हो जाएगा? यहां पे सही हो जा रहा है आपका क्या? विधानवाचक। क्या सही हो जा रहा है? विधानवाचक। यानी इस प्रश्न का जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी भेद है। इसके एक भेद हो जाता है जो प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक यानी जहां पर कौन, क्या, कब, कहां, कैसे ये पूछा जाता है। और एक होता है इसमें प्रश्नवाचक हो गया, और एक होता है इच्छा बोधक। क्या होता है? इच्छा बोधक। तो ये इनके भेद हो जाते हैं। और इनके भेदों में ये देखा जा रहा है कि निषेधवाचक में ना, नहीं ये सब आते हैं। आज्ञावाचक में जो है जाओ, खेलो, पढ़ो, रुको, तुम वहां जाओ, इस तरीके से रहता है। और विस्मयादि बोधक में जो है ये हो जाता है अरे वो गिर पड़ा, हाय उसे चोट लग गई, शाबाश इतना अच्छा काम किया। और विधानवाचक में जो है साधारणतः कोई कार्य जो है, विधि या विधान जो कार्य होता है उससे रिलेटेड, जैसे वह विद्यालय जाता है, इस तरीके से हो गया। या तुम विद्यालय
जाओ, ये तो आज्ञावाचक में हो गया। सूर्य जैसे यहां पे लिखा है पश्चिम दिशा में निकलता है, या गंगा, ये कह दिया गया कि गंगा नदी हिमालय से निकली है, इस तरीके से वाक्य कह दिया गया, तो इनको क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जाओगे, इस तरीके से रहता है। और जो है संदेहवाचक हो जाता है और इच्छा बोधक हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं या नवीन पद की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, पद या शब्द, इसको हम शब्द भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? शब्द, पद या शब्द मिलकर एक नवीन शब्द या पद, ठीक है, नवीन शब्द या पद की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यहां पर सबसे पहला है अव्यय। क्या है? अव्यय। और उसके बाद में क्या है? छंद। और उसके बाद में समास और संधि। तो अव्यय, अव्यय का क्या मतलब होता है? अव्यय का मतलब होता है अविकारी। अव्यय का क्या अर्थ होता है? अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, यानी अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। तो इसमें शब्द जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है? इसमें शब्द जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। अव्यय में क्या? लेकिन आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, यद्यपि आ गया, तथापि आ गया, अतः आ गया, इसलिए ये शब्द आते हैं, तो उसमें जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। छंद, छंद यानी जो रचना गति, यति, लय, तुक आदि में बंधी होती है उसको क्या कहा जाता है? छंद। तो ये भी नहीं हो सकता है। समास, क्या? समास, जहां पर शब्दों का मेल होता है, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, वही समास होता है। तो यानी, और इसके बाद में अगला है संधि। संधि वर्णों की आवृत्ति होती है। संधि क्या होती है? संधि वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? समास। क्या? समास, यानी दो पद यहां पर मिलते हैं, इसमें शब्द का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्द का मेल होता है। जैसे क्या है? जैसे शब्द है राजा का पुत्र। क्या है? राजा का पुत्र। तो इसको जोड़ करके यानी समास करके इसको क्या कर दिया जाता है? राजपुत्र कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? राजपुत्र। तो ये है समास। ये क्या है? समास। और संधि में जो है वर्ण का मेल होता है। संधि में क्या होता है? वर्ण का मेल होता है, वर्ण जुड़ते हैं और यहां पर शब्द जुड़ते हैं। इसको कहा जाएगा समस्त पद और इसको कहा जाएगा समास विग्रह, और जो क्रिया होती है उसे समास कहा जाता है। संधि में क्या होता है? जैसे कह दिया गया विद्या और आलय। क्या? विद्या और आलय, इनको जोड़ करके क्या बनाया जा रहा है? इनको जोड़ करके शब्द बन रहा है। मान लीजिए इनको जोड़ करके शब्द बनाया गया, क्या? विद्यालय। क्या बनाया गया? विद्यालय। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया संधि। क्या हो गया? संधि। जैसे दूसरा ले लिया जाता है शब्द इति धन आदि। क्या? इति धन आदि। और यहां पे देखा जा रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं बल्कि वर्णों के मेल के बाद शब्दों में नया रूप आ रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इत्यादि। कई बार पूछा गया, ध्यान रखना मित्रों, ये ई का या, यानी ये जो है यण स्वर संधि है और ये आपका जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो इस तरीके से प्रश्न है। तो इसमें जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा समास, जहां पर दो पद आपस में मिले हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मतैक। ये संधि से ही है। मतैक क्या है? मतैक में कौन सी संधि है? मतैक में संधि पूछी जा रही कि मतैक में कौन सी संधि है। अब यहां पे देखिए, पहले तो हम शब्द देखें कैसे मिला हुआ है। शब्द क्या है? मतैक है। शब्द क्या है? मतैक, यानी क्या? मत, मत का मतलब क्या होता है? विचार। मत का मतलब क्या होता है? विचार। मत एक, मत एक। तो यहां पर अब ये आ है, तो आ के बाद में नियम क्या है? आ के बाद में ए या ए या अय आता है तो क्या होता है? वो अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यानी अब यहां हम क्या करेंगे? इसको जोड़ना है तो ये बचा और उसके बाद में इसमें अय जोड़ देंगे। क्या? अय जोड़ देंगे। आगे क्या बचा? क्या बचा? तो ये क्या बन गया? ये मतैक्य हो गया। तो ये नियम किसका है? आपने पढ़ा था, यदि क्या? यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में
ए अथवा अय आएगा, ए अथवा अय आएगा तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, अय अर्थात अय की मात्रा। ह्रस्व या दीर्घ यानी अ अथवा आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ अथवा आ के बाद क्या है, ओ अथवा क्या, औ, ओ अथवा औ आता है तो क्या बनेगा, ये औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ, अर्थात ये औ की मात्रा। ये कौन सा नियम पढ़ा था आपने, ये किस संधि में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि में। किसमें पढ़ा था, वृद्धि स्वर संधि में। तो ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ में क्या होता है, दो समान वर्णों का मेल होता है। ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आपने क्या देखा, नदी धन ईस, क्या, नदी धन ईस, यहां दीर्घ ई है और यहां भी दीर्घ ई है, तो इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है, नदीस। क्या बन रहा है, नदीस, यानी दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई अर्थात उसकी मात्रा। जैसे परम धन आनंद, क्या, परम धन आनंद, क्या, परम है उसके बाद में आनंद, यानी इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है, परमानंद बन रहा है। यानी यहां पे आ और आ का मेल हो रहा है। किसका किसका मेल हो रहा है, आ और आ का मेल हो रहा है। तो इस तरीके से अगर शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ। गुण में आपने क्या देखा है, जैसे महाधन ईश, क्या, महाधन ईश, तो ये क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में क्या होता है, ई आए तो आ और ई के मेल से ए, उ आए तो आ और उ के मेल से ओ, और री आए तो आ और री के मेल से अर, तथा री आए तो आ और री से अल हो जाता है। अयाद में क्या हुआ था कि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ और री, लरी, इनके बाद में कोई असमान स्वर आता है तो क्या होता है, ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला हो जाता है। ये किसमें होता है, अयाद में। तो इसमें यही नियम लागू होता है, यानी यहां पर कौन सा सही हो गया आपका, वृद्धि स्वर संधि। कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला है, हवा, वायु, पवन, समीर, मारुति कैसे शब्द हैं, पूछा जा रहा है कैसे शब्द हैं। शब्दों के वर्गीकरण, जब शब्द का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि शब्द को जो है 4 तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से, 4 तरीके से। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और उसके बाद में अर्थ के आधार पर, और अगला था विकार के आधार पर। तो उसी में एक है, ये किसमें का सब प्रश्न है, ये है अर्थ के आधार पर का प्रश्न। किसमें का है, किस टॉपिक का है ये यानी शब्द का वर्गीकरण जो है अर्थ के आधार पर। क्या, अर्थ के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर शब्द को बांटा गया था, तो अर्थ के आधार पर शब्द को जो है कितने भागों में बांटा गया था, कितने भेद थे उसके, 6 थे। एकार्थक, अनेकार्थक, और उसके बाद में जो है समानार्थी या पर्यायवाची, विलोमार्थी यानी विलोम शब्द जिसको कहते हैं, या विपरीतार्थक, ये 4 हो गए। उसके बाद में समध्वन भिन्नार्थक, और उसके बाद में जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 6 भेद थे। तो इसमें 4 दिया गया है, तो ये किसमें है, यानी हवा, वायु, पवन, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। क्या है ये, पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची का दूसरा नाम जो है समानार्थी होता, तो इसमें है नहीं, तो ये यही है। इसको समानार्थी भी कहा जाता है, और साथ में क्या कहा जाता है, साथ में इसको पर्यायवाची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यायवाची। इसी को समानार्थी भी कहा जाता है और इसी को पर्यायवाची। दोनों नाम याद रखना जरूरी है मित्रों, कभी किससे प्रश्न पूछ ले कुछ पता नहीं है। भिन्नार्थी, भिन्नार्थी यानी अनेकार्थी, और उसके बाद में भिन्नार्थी यानी भिन्न अर्थ यानी अनेक अर्थ। तो इसको भिन्नार्थी को हम क्या कह सकते हैं, इसको अनेकार्थी भी कह सकते हैं। भिन्नार्थी यानी अलग अलग, यानी अनेकार्थी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, विपरीतार्थी को, इसको कह सकते हैं क्या, विपरीतार्थी और विलोमार्थी दोनों एक हैं, यानी विलोम शब्द। क्या कह सकते हैं इसको, विलोम शब्द या विलोमार्थी, ऊपर लिखा ही है। और ये क्या है, ये तो विलोमार्थी है ही है, इसको विपरीतार्थी कह सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें क्या सही हो जाएगा, डी। तो ये सही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
आइए अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में गाय का पर्यायवाची नहीं है, क्या है इसमें? देखिए गौ शब्द आया है, गौ, गौ इसका मतलब तो गाय होता ही है, धेनु ये भी होता है, और उसके बाद में सुरभि, क्या? सुरभि, ये सुरभि भी होता है, यानी खर, खर किसकी पर्यायवाची है? जो खर है ये गर्दभ, यानी किसकी है? गर्दभ, किसकी? गर्दभ या गधा, खर को गर्दभ या गधा, या एक कहा जाता है क्या? वैशाख नंदन, क्या? वैशाख नंदन। तो ये किसकी पर्यायवाची हैं? ये गधा की पर्यायवाची हैं, और ये तीनों किसकी पर्यायवाची हैं? ये तीनों जो है गाय की पर्यायवाची हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, अक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी, अक्षी, अक्ष मीन्स क्या होता है मित्रों? अक्ष का अर्थ होता है आंख। अक्ष का क्या अर्थ होता है? अक्ष का अर्थ होता है आंख, क्या? आंख, यानी आंख की पर्यायवाची नहीं है। इसमें आपको बताना है कि आंख की, निम्नलिखित में आंख की पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो चक्षु, चक्षु तो आंख होता ही है, चक्षु का मतलब क्या होता है? चक्षु का मतलब आंख, आंख ये है ही है, और लोचन, क्या? लोचन, यानी धुरी, धुरी अक्ष का है, धुरी जो है अक्ष की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? अक्ष की। और ये चक्षुल, आंख और लोचन ये किसकी पर्यायवाची है? ये आंख की पर्यायवाची है। और भी क्या कहा जाता है? और आंख हो गया, नेत्र क्या कहा जाता है? नेत्र भी किसकी पर्यायवाची है? आंख की। नयन, क्या? नयन, और क्या? दीठी, क्या? दीठी, दीठी, और दृष्टि, क्या? दृष्टि और दीठी एक दूसरे के तत्सम और तद्भव शब्द हैं, दृष्टि का दीठ। तो ये सभी शब्द क्या है? ये पर्यायवाची हैं, किसके? आंख के। नेत्र, नयन, लोचन, दृष्टि, दीठ, चक्षु, और उसके बाद में आंख, ये सभी क्या है? ये सभी आंख की पर्यायवाची हैं। तो अक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वो है धुरी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंजर का अर्थ होता है। कुंजर का अर्थ होता है, तो यानी मूर्ख, मूर्ख का मूर्ख होता नहीं है, यानी यह नहीं है। उसके बाद में क्या होता है? हाथी, शायद यही होता है। बंजारा भी नहीं होता है। गंवार, यानी गंवार को क्या कहते हैं? गंवार जो है तद्भव शब्द है, गंवार क्या है? तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण। गंवार को क्या कहा जाता है? ग्रामीण। अभी गंवार किसी को बोल दिया जाएगा तो अटपटा लग जाएगा, और ग्रामीण कह दिया जाए तो वो खुश होगा। अर्थ दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन अब देखिए तत्सम शब्द में कितना सुरीलापन है, और इसमें जो है कितना कड़वाहट है। तो शब्द की कितनी महत्ता होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जो कुंजर का अर्थ होता है वो क्या होता है? हाथी। यहाँ विकल्प भी सही हो जाएगा। मित्रों आगे अगला देखते हैं। अगला है जलज, क्या? जलज, जलज, जलज। अब यहां पे क्या है? शब्द जो है देख रहे हैं हम कि यहां पर जल है और उसमें ज जुड़ा हुआ है, क्या? जल, क्या शब्द है? जल शब्द है, क्या? जल, और उसमें अंत में क्या जुड़ गया है? ज। तो शब्द बन गया है क्या? जलज। शब्द क्या बना? जलज। अब यहां पे देखिए विकल्प क्या है? जलज का अर्थ पूछ रहा है। जल देने वाला, जलज यानी जल देने वाला, ये तो होता नहीं। जल में जन्म लेने वाला, जल से बना उपर्युक्त सभी, यानी जल में जन्म लेने वाला। जल, जल मीन्स जल में, जल मीन्स क्या हुआ? जल मीन्स क्या हो जाएगा? जल में, जल मीन्स जल में, और ज मीन्स क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला। क्या हो जाएगा? जन्म लेने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प, इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। क्या सही हो जाएगा? बी। देखिए पर्यायवाची जब पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था एकदम आसान सी ट्रिक। क्या बताया गया था? जैसे मान लीजिए पर्यायवाची शब्द है क्या? जल है, नीर है, और क्या? वारी है, और अंबु है। ये सभी शब्द हैं, और आगे तोय भी है। ठीक है, ये सभी शब्द हैं। अब इनमें क्या किया जाए? इनमें यदि जा बढ़ा दिया जाए, क्या? जा, तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? ये कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। और इसमें नीर में जा बढ़ा दिया गया, और वारी में जा बढ़ा दिया गया, और अंबु में जा बढ़ा दिया गया। ये सब किसकी पर्यायवाची बन जा रही हैं? ये सभी बन जा रही हैं कमल की। किसकी?
कमल की। और इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम परिवर्तन करके द जोड़ दें, क्या द जोड़ दें, जलद। और क्या इसमें हमने क्या कर दिया, नीरद। और यहां पे क्या कर दिया, वारिद कर दिया। और यहां पे क्या कर दिया, अंबोध। क्या कर दिया, अंबोध। तो ये किसकी पर्यायवाची बन जा रही हैं, द आ गया यानी बादल की, द आ गया, इसका मतलब ये किसकी पर्यायवाची है, ये शब्द बादल के। और इसी में और थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, क्या यहां पे कर दिया जाए जल और धी कर दिया जाए, यहां जलधि, क्या जलधि और नीरधि, क्या नीरधि और वारिधि, क्या वारिधि, यानी धी जोड़ा जा रहा है। तो ये किसकी पर्यायवाची बन जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं समुद्र की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची बन जा रहे हैं, ये समुद्र की। इसके आगे तोयध या तोयज या तोयद शब्द। तो इस तरीके से जो है अंत के एक अक्षर को बदला जा रहा है, तो ये शब्द बदल जा रहे हैं। तो यानी जा आता है तो वो कमल की पर्यायवाची हो जाएगी, और शब्द में जो है द है तो वो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, वो हो जाएगी बादल की। और धी है तो वो किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, समुद्र की। आइए अगला शब्द देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला। देश पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देश। तो ये क्या हो जाएगा, अंतर देशीय की स्वदेशी, अंतर निर्मित, अंतर प्रांतीय। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतर देशीय। क्या हो जाएगा, अंतर देशीय। और यही जो है अन्य राष्ट्र से ही संबंध रखने वाला, या तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे हो जाता अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाता वहां पर हो जाता अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाता, अंतरराष्ट्रीय हो जाता। और राज्य से संबंध रखने वाला तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता राजकीय। क्या हो जाता, राजकीय। जैसे प्रांत है वैसे ही राज्य। तो यहां पर जो है जिला से संबंध रखने वाला तो वो क्या हो जाता, जनपदीय। क्या हो जाता, जनपदीय। इस तरीके से अगर आते हैं तो इस तरीके से जो है प्रश्न बनता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, देश से संबंध रखने वाला तो क्या हो जाएगा, अंतरदेशीय। यानी क्या हो गया, ये ए विकल्प सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने की प्रक्रिया की प्रतियोगिता को कहते हैं, या ऐसा खेल जिसमें काव्य को पढ़ा जाता है और उसकी अंतिम पंक्ति से जो है अगला व्यक्ति अपनी कविता को शुरू करता है। तो ऐसा खेल क्या कहलाता है, ऐसा खेल कहलाता है क्या, अंत्याक्षरी। यानी काव्य पाठ होगा नहीं, ये है नहीं, गायन प्रतियोगिता है नहीं, संगीत पाठ है नहीं, यानी यहां पर क्या सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ध्यान रखना ये जो है किसमें पूछा जाता है, ये आपका जो है कहीं कहीं पर वर्तनी में भी पूछा जाता है। कहां पे, वर्तनी में भी। ये इसको हम तो ऐसा भी लिखा मिलता है, और कहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है ये ना को अनुस्वार के रूप में ना प्रयोग करके जो है इस तरीके से भी प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए दो शब्द एक साथ में यहां पे जो है अपने हर्ष रूप में नहीं रहते, इसलिए यही जो है परफेक्ट माना जाता है और ये नहीं माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो खेल जो है किसी पंक्ति के आखिरी अक्षर से शुरू होती है, ऐसे खेल को क्या कहते हैं, अंत्याक्षरी कहते हैं। आगे जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके यानी अकथित होगा नहीं, अकथनीय, शांत, चुपचाप। अब आप लोग इसमें देख लिए होंगे, एकदम जान लीजिए कि ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है। किससे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से। अकथित, अकथित का अर्थ क्या होता है, अकथित का अर्थ होता है जो कहा गया, जो ना कहा गया हो। क्या, जो ना कहा गया हो। और इसी का उल्टा कथित का, इसी का उल्टा अगर कथित कह दिया जाए तो कथित का क्या हो जाएगा, जो कहा गया हो। कथित का क्या हो जाए, जो कहा गया हो। यानी वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका ये ना नहीं लगेगा, ये किसका होगा, कथित का। यानी जब कहीं कथित शब्द आ गया, क्या, कथित शब्द, तो कथित का क्या मतलब हो गया, जो कहा गया हो। और अकथनीय यानी यहां पर थोड़ा सा बदल जाएगा इसका अर्थ, लेकिन उस थोड़े में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है।
यह जो कहा ना जा सके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अकथनीय। क्या हो जाएगा, अकथनीय, यानी जो कहा ना जा सके। और थोड़ा सा ये तो हो गया क्या, जो कहा ना जा सके, और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है, अगर मान लीजिए यहां कथनीय कर दिया गया, और तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो कहा जा सके। जो कहा जा सके उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कथनीय। मित्रों क्या कहते हैं उसको, कथनीय। शांत कोई मतलब है नहीं, चुपचाप, ये एक दूसरे के कह सकते हैं कि समानार्थी हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना, तो यहां कमजोर होना ये होगा नहीं, बहुत थक जाना, हमें लगता है यही होगा। आप लोग भी अपना विचार कर लीजिए। अंगों का बीमार होना और भयभीत होना, तो अंग अंग ढीला होना इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत थक जाना। ये मुहावरा से है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, बहुत थक जाना। इसमें जो है आज की श्रृंखला में लिया गया है, बहुत आसान आसान प्रश्न लिए गए हैं। इसके बाद में जैसे जैसे होगा आगे जो है क्लिष्ट शब्द और जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रश्न को समाहित किया जाएगा, प्रश्न को लिया जाएगा। अपना सिक्का जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है, मुहावरे का अर्थ क्या है। वहां पर दो तीन प्रश्न यहां मुहावरे से ही हैं, तो इनको देख लेते हैं। किसी को धौंस दिखाना, लोगों को आतंकित करना यानी डराना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है नहीं है, यानी यहां पर डी सही हो जाएगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। अपना सिक्का जमाना अर्थात अपना प्रभुत्व स्थापित करना। आगे अगला देखते हैं। अगला है अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का अर्थ है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का क्या अर्थ है। अब भैया इच्छित वस्तु का मिल जाना ही मिल जाना, लेकिन यहां क्या जुड़ गया है, अनायास शब्द जुड़ गया। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये सही है, इसका इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। असंभव कामना करना, क्या, असंभव कामना करना, ये भी नहीं। तो सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। आपका क्या सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है पंचपात्र में कौन सा समास है। क्या, पंचपात्र में कौन सा समास है, यानी यहां पे समाहार वाली बात, यानी जहां पर क्या संख्यावाची शब्द आता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची। तो यहां पे पंच शब्द क्या है, जो पंच शब्द है वो क्या है, पंच शब्द। आप देख रहे हैं कि पंच क्या है, पंच का मतलब पांच, यानी ये संख्यावाची है। पात्र, तो पात्र से पहले पंच लगा है, तो अव्ययी भाव में संख्यावाची नहीं, यानी अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, इसमें तो पूर्व पद प्रधान होता है, क्या, पूर्व पद प्रधान होता है, और साथ में जो शब्द बनते हैं वो क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं, और इनके जुड़ने वाले शब्द में क्या होता है, इनके जुड़ने वाले शब्द में उपसर्ग लगा होता है। जैसे हो गया प्रति या अनु, प्रति या अनु या प्रा या वी, ऐसे शब्द लगे रहते हैं किसमें, जब अव्ययी भाव समास बनता है, यानी दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनमें उपसर्ग का लगा होना पाया जाता है, और साथ में दोनों शब्द मिलकर के क्रिया विशेषण का रूप धारण करते हैं। तो ऐसी बात है नहीं इसमें। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होता है, इसमें जो है द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, और दोनों जो है एक दूसरे के एक तरीके से विपरीतार्थी होते हैं, तो यहां पे ऐसी बात नहीं है। द्विगु में यही है, यानी संख्यावाची है। बहुब्रीहि में क्या होता है, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे द्वंद्व में क्या हो गया, द्वंद्व में जैसे आ गया माता पिता, क्या आ गया, माता पिता, भाई बहन आ गया, या इस तरीके से शब्द आएंगे जिसमें योजक चिन्ह जो है, द्वंद्व का जो है योजक चिन्ह भी लगा होता है इस तरीके से, और जब उनको विग्रह किया जाता है तो और आ जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, हस्तपाद, हाथ और पैर, इस तरीके से। द्विगु में संख्यावाची। बहुब्रीहि में क्या होता है, यहाँ पे किसी अन्य जो है
दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वो किसी अन्य की विशेषता बताने लगते हैं। यानी यहां पर जैसे हम ले लिए पंक और जा, पंक और जा मिलकर के क्या बन रहा है, पंकज। तो पंकज शब्द से किसी अन्य अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थात कमल निकल रहा है। इस तरीके से शब्द आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुव्रीहि। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। कलमुहा में कौन सा समास है, कलमुहा में कौन सा समास है। तो यहां पे ये ऑप्शन आपका बहुव्रीहि लिखा है। क्या लिखा है, बहुव्रीहि। टेक्निकल मिस्टेक है, सॉरी, इसलिए कलमुहा में कौन सा समास है। तो यहां पे पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है अव्ययी भाव। तो यहां पे ये पहले देखिए शब्द की स्थिति, देखिए शब्द का यानी पद परिचय एक तरीके से देखिए शब्द कैसा है। कलमुहा यानी मुह, कल, कल मीन्स काला, अर्थात ये है विशेषण विशेष। क्या है, विशेषण विशेष। अब यहां पे कल क्या है, कल शब्द क्या है, यहां पे अगर कल शब्द की चर्चा की जाए और मुहा शब्द की चर्चा की जाए, मुहा यानी मुंह भी कह सकते हैं इसको, तो यहां पे अगर विशेषण विशेष की चर्चा की जाए तो जो कल शब्द है क्या है, ये कल का मतलब यहां काला से भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसका अर्थ। तो ये जो है विशेषण शब्द है। क्या है ये विशेषण शब्द है। और मुंह शब्द जो है ये विशेष्य है। तो जहां पे विशेषण और विशेष्य वाली बात आती है वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां पर समास हो जाता है आपका कर्मधारय। सॉरी, यहां पर विशेषण विशेष भी होता है और उपमेय उपमान वाली बात आती है, तब भी वहां पर कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है। बहुव्रीहि में आपने देखा किसी अन्य की प्रधानता होती है। तत्पुरुष में आपने देखा कि जो यहां पर जो है दो शब्दों के मेल में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद में अगला जो है अव्ययी भाव, आपने देखा पूर्व पद प्रधान होता है। इनमें शब्द जुड़ करके जो है क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपका, इसमें सही हो जाएगा विकल्प वी। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द निर्माण के तत्व में आपने पढ़ा चार, क्या, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें आपको देखना है उपसर्ग रहित शब्द चुनिए, इनमें कौन सा उपसर्ग रहित है। अब यहां पे देखिए बंगाली, इसमें तो शायद ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये हम देखते हैं अगला शब्द, यहाँ पे परिकलन है, क्या, परि। तो यहाँ पे परि जो है उपसर्ग दिखाई पड़ रहा है मित्रों। आगे है स्वचालित, स्व यहाँ पे क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है। इसके बाद में अगला है स्वदत्त, तो इसमें भी स्व लग रहा है, क्या, स्व उपसर्ग लगा हुआ है। और जो मूल शब्द है इसमें मूल शब्द आगे हैं, क्या है, इसमें मूल शब्द जो है कलन है, क्या, कलन। और उसके बाद में जो है आगे है चालित, क्या है, चालित। और इसके बाद में क्या है, दत्त। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये अर्थात ये उपसर्ग हैं, तो ये किसमें लगे हैं, इसमें ये लगे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें भी लगे हैं, यानी ये भी सही नहीं होगा, इसमें भी लगे हैं और इसमें भी लगे हैं। यानी सही क्या हो जाएगा, इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसमें क्या है, उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। आइए अगला देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा था, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अभी आपको उसमें जब पढ़ाया जा रहा था तो समझाया गया था, जैसे जय शब्द एक ले लेते हैं हम, क्या, जय, ये शब्द एक ही है। अगर इसमें यहां पे हमने क्या लिख दिया, जय, जय का अर्थ क्या हो जाता है, जय का अर्थ हो जाता है जीत। जय का क्या अर्थ हो जाता है, जय का अर्थ हम कह देते हैं जीत होता है। जय का क्या अर्थ होता है, जीत। और इसी पे हम शब्द एक जोड़ देते हैं अ लिख करके, क्या, अ और जय, आ और जय। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके, यानी अजित। क्या हो जाएगा, एक तरीके से अजित शब्द बनता है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, जिसे जीता ना जा सके, क्या, जिसे जीता ना जा सके, ये हो जाता है। इसके बाद में अजय भी शब्द यही बदल जाता है। और यहीं पर क्या कर दिया गया, यहीं पर अगर बी जोड़ दिया गया
तो बी जोड़ने से क्या हो जाता है, यहां पर इसका अर्थ हो जाता है विशेष जीत। क्या हो जाता है, विशेष जीत। और इसी पर अगर परा जोड़ दिया जाता है, क्या, परा, तो इसका जो अर्थ निकल जाता है वो क्या हो जाता है, परा और जय जुड़ करके क्या बन जाता है, हार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं शब्द एक है, शब्द एक है, लेकिन उपसर्ग के जोड़ से जो है इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। यानी कितनी महत्ता होती है उपसर्ग व प्रत्यय की। ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहे हैं और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहां पे कह रहे हैं अभियान में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अम है नहीं, अभी पहला विकल्प क्या है, अभी, दूसरा अम है, तीसरा अ है और चौथा आ है। तो यहां पे आप सीधा सीधा देख लीजिए क्या लग रहा है यहां पे कि यहां पे जो जुड़ा हुआ है अभियान शब्द में अभि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, अभि उपसर्ग लगा है। तो यानी यहां पर इस प्रश्न में आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, क्या है, निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है। तो यहां पे देख लीजिए नी है नहीं, अगर नी होता तो हम दुविधा में पड़ जाते। नी का जब जो संधि होता है नी और जैसे कपट जुड़ता तो वो निष्कपट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नी है नहीं, केवल नी है तो ये होगा नहीं। आगे निस है अगला और न है और ये नस है, तो यहाँ पर ना तो ये है और ना ही ये है और ना ही ये, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निस यानी निस उपसर्ग लगा है। किसमें, कपट में निस, क्या, तो निस, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से मां कौन सा वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से मां कौन सा वर्ण है। यानी ये वर्णमाला से प्रश्न है आपका। उच्चारण की दृष्टि से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा मित्रों, ध्यान रखना। और जब वर्णमाला पढ़ाया गया है तो वर्णमाला के भाग 2 में उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से, बहुत शार्ट तरीके से पढ़ाया गया है। वहां पर आप जा करके पूरे वीडियो को देख लेंगे तो उच्चारण या वर्णमाला से रिलेटेड कहीं से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। वर्णमाला 2 पार्ट में है, 30-35 मिनट की 2 वीडियो हैं, उसमें आपको वर्णमाला, पूरा वर्णमाला सिखाया गया है, पूरा वर्णमाला बताया गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से मां कौन सा वर्ण है, यानी अनुनासिक, तालव्य, मूर्धन्य और दंते ओष्ठ, और क्या, दंते ओष्ठ। अब मित्रों यहां पर देखिए पंचमा अक्षर आपने पढ़ा था अनुनासिक पंचमा अक्षरः, अनुनासिक पंचमा अक्षरा, यानी ये मां क्या है, मां पा वर्ग का है। किस वर्ग का है, मां जो है पा वर्ग से है, और पा वर्ग में क्या होता है, प, फ, ब, भ और म। ये क्या है, ये 5 जो है पा वर्ग से है, और पा वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो क्या है, मां, और इसी को पूछ रहा है। यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। अगर यहीं पे अभी ओष्ठ दिया गया होता तो इसमें 2 विकल्प सही हो जाता, यानी अनुनासिक और ओष्ठ, लेकिन यहाँ ओष्ठ ना देकर के दंत जोड़ दिया गया है, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है, मूर्धन्य है ही नहीं है, तालव्य है ही नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तालव्य किसका उच्चारण स्थान है, तालव्य जो है वो है आ का, आ हरस या दीर्घ दोनों हो गया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कंठ से जो है अ का वर्ग होता है, अ का वर्ग होता है, और उसके बाद में इचु यसा नाम तालु, क्या, इचु यसा नाम तालु। तो यहाँ पे तालव्य पे है दूसरा, क्या है, यहाँ पे तालव्य पे है दूसरा, तो यहाँ पे तालव्य में क्या हो जाएगा, तालव्य जो है किन किन वर्णों का, ई और क्या, ई, यानी हरस या दीर्घ दोनों ई हो जाएगा, क्या, हरस या दीर्घ दोनों ई हो जाएगा। उसके बाद में च ई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ई, और उसके बाद में च, और उसके बाद में ई, हरस्व या दीर्घ ई, इचु ऐसा नाम तालु, क्या कहा जाता है, इचु ऐसा नाम तालु, यानी ई हो गया, और उसके बाद में ई चु यसा चा वर्ग, क्या, चा वर्ग। इसको हम बाद में देखते हैं। यहां पर चा वर्ग, यानी चा वर्ग में क्या क्या है वो भी आ जाएगा, यानी चा वर्ग में क्या, च, उसके बाद में छ, ज और
झ और या, और उसके बाद में क्या कह रहा है, या, यानी या, क्या, ई या, और उसके बाद में जो है सा, या और सा, और साथ में ये, यानी ई हरस या दीर्घ और चा छा जा झा या और सा। मूर्धन्य में लृ, यानी ऋतु लसा नाम, यानी वहां पर क्या क्या आ जाएगा, ल, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, ल, और उसके बाद में त वर्ग के जितने वर्ण हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद में ला और सा, ये आ जाता है। ठीक है, दंत ओष्ठ उपवर्गा नाम अगर होता, केवल ओष्ठ होता, तो वहां पर उ और पा वर्ग आ जाता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से देव मंदिर कौन सा शब्द है। आपने शब्द पढ़ा था, शब्द का टॉपिक है, तो यहां पर बता रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से देव मंदिर कौन सा शब्द है। यहां पर रूढ़, ये जो आपका प्रश्न है ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द से है। किससे है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और एक अन्य संकर शब्द को भी इसमें पढ़ते हैं, किसको, संकर को भी। तो यहाँ पे रूढ़, रूढ़ का मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिनको अलग ना किया जा सके, अर्थात अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। इसमें छोटे छोटे शब्द, जैसे हम मान ले पर शब्द ले लेते हैं, क्या, पर, तो पर को हम अलग नहीं कर सकते, या जिस शब्द हो गया, क्या, जिस, इनको हम अलग नहीं कर सकते, या मान लीजिए हम मतलब छोटे छोटे शब्द इसमें आते हैं, इनको अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक में दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं, जैसे यहां पर जो है दो शब्द आपस में जुड़ेंगे, जैसे देव धन आलय, क्या हो गया, देव धन आलय, या हिमालय हो गया, हिम और आलय से क्या जुड़ता है, हिमालय, ये शब्द जुड़ते हैं किसमें, यौगिक में। और योग रूढ़ में क्या होता है, योग रूढ़ में जो शब्द जुड़ते हैं वो किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, जैसे चंद्रशेखर शब्द हो गया, क्या, चंद्रशेखर शब्द हो गया, क्या, चंद्रशेखर, या जैसे एक दंत शब्द हो गया, क्या, एक दंत शब्द, दो शब्द मिल तो रहे हैं यहां पर, लेकिन कोई तीसरा अर्थ देते हैं। और यहां यौगिक में क्या है, दोनों शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वो अपना अर्थ लिए रहते हैं, और इन दोनों को अलग किया जाता है तभी उनका वही अर्थ निकलता है। रूढ़ में क्या होता है, शब्द छोटे हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहां पर देव और मंदिर क्या है, इसका मतलब देव और मंदिर ना तो रूढ़ है और ना ही योग रूढ़ है, अर्थात ये यौगिक है। तो यहां पे विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से निवास कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से निवास कौन सा शब्द है। यहां पर जो आपने व्युत्पत्ति देखा, इसको हम बदल करके क्या कह सकते हैं, रचना या बनावट, क्या, रचना या बनावट की दृष्टि से, क्या, रचना या बनावट की दृष्टि से देव मंदिर शब्द कैसा शब्द है या कौन सा शब्द है, तो ये यौगिक शब्द है रचना या बनावट की दृष्टि से। अगला जो है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द को जो वर्गीकृत किया गया है, उससे प्रश्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से निवास कौन सा शब्द है, क्या, निवास कौन सा शब्द है, निवास। तो यहां पर देखिए तद्भव, तद्भव है नहीं, तत्सम देख लेते हैं, देशज और विदेशज, ये चार हैं। पहला ऑप्शन तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशज। तत्सम यानी उसी के समान, यानी निवास शब्द संस्कृत के समान लग रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। तद्भव है नहीं, तद्भव में जो शब्द होते हैं, तद्भव में जो शब्द होते हैं वो इससे बिगड़े हुए रूप होते हैं। जैसे तत्सम में क्या लिखा जाता है, तत्सम में लिखा जाता है दुग्ध, क्या लिखा जाता है, दुग्ध, और इसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव में प्रयुक्त होता है, क्या। और यहां पे लिखा जाता है कर्म, तत्सम में क्या लिखा जाता है, कर्म, और यहां जो है काम हो जाता है, क्या हो जाता है, काम। ठीक है, तो ये जो है तत्सम है और काम जो है तद्भव है। देशज में जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उनको लिखने पढ़ने में जब प्रयोग किया जाने लगता है तो वो क्या हो जाता है, उनको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे क्या, जैसे गाड़ी शब्द है, क्या, गाड़ी शब्द हो गया, या लोटा शब्द हो गया, ठीक है, या टटिया शब्द हो गया, ये सभी शब्द कैसे हैं, ये टटिया शब्द, ये सभी शब्द कैसे हो गया, या पगड़ी शब्द हो गया, क्या, पगड़ी, ये सभी शब्द जो है देशज हैं। विदेशज जो अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, उनको विदेशज कहा जाता है। जैसे क्या,
जैसे अस्पताल शब्द हो गया, क्या हो गया, अस्पताल हो गया, या जैसे चीनी शब्द हो गया, चाय शब्द हो गया, या जैसे रिक्शा शब्द हो गया, क्या, रिक्शा शब्द, ये सभी शब्द किससे आए हैं, ये सभी शब्द जो है विदेशी भाषाओं से आए हैं। तो यहां पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तत्सम। निवास शब्द क्या है, तत्सम है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आप, ला का सही उच्चारण स्थान क्या है, ला का सही उच्चारण स्थान क्या है। आपने अभी देखा था कि लितुलसानाम दंता, क्या, लितुलसानाम दंता, कौन कौन से, लि, इसका जो सूत्र है वो क्या है, उसके आधार पर, यानी जो कंठ का है, कंठ में क्या था, कंठ में होता है अकुहु, अकुहु और विसर्ग जनिया, यानी आ का वर्ग ये होता है, ठीक है। इसके बाद में तालु में क्या होता है, इचू, यानी ई चा वर्ग और य और सा ये आते हैं। मूर्धा में क्या होता है, लिरी, मूर्धा में मूर्धा में जो है ऋतु रसाणाम री ट वर्ग, री और ट वर्ग ये आ जाता है, री टू, और उसके बाद में रा भी आता है और सा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है मूर्धा कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, अकु, यानी अकु विसर्जनिया नाम कंठा, और जो है ये क्या हो जाता है तालव्य, और यहां पर सा जो है ये वाला सा होता है, ठीक है। और यहां पे दंता यानी लरी, लरी हो गया ल, और उसके बाद में स, और ये क्या हो जाता है ली ल ली, और उसके बाद में ता वर्ग, ठीक है। यानी ता वर्ग के जितने हैं उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत और ला और साथ में सा, ठीक है। तो मित्रों यहां पे देखिए, ये यहां पे इसको हम देखिए, ये यहां पे आपका हो जाएगा, यहां क्या रहता है, ऋतु लसा नाम, यहां पे मूर्धा अकु विसर्जनिया नाम कंठा आपने देखा, इचु यसा नाम तालु, और उसके बाद में जो है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी ये रहता है र और सा, और इसमें क्या हो जाता है ऋतु यानी त वर्ग और ला और सा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस सा को क्या कहा जाता है, सा यानी दंत सा कहा जाता है, और इस सा को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य सा कहा जाता है, और इस सा को क्या कहा जाता है, तालव्य सा। इससे भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए अगला। तो यहां पे आपने देख लिया क्या है, ला का सही उच्चारण स्थान क्या है, तो ला का सही उच्चारण स्थान है दंत। तो यहां विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। आइए अगला। निम्नांकित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। आपको बताया था कि यहां पर जो है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ 3 होते हैं। तो यहां पे लोटा शब्द पूछ रहा है, विद्यालय और गिरधारी, क्या, गिरधारी। तो यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, यानी दो मिल करके किसी अन्य की विशेषता बताने वाले, ये तो है नहीं। और विद्यालय यानी दो अपना अर्थ लिए रहेंगे, इनको अलग करेंगे। गाड़ीवान ये संकर शब्द है, अभी आपको चर्चा किया गया था, बताया गया था। संकर शब्द गाड़ी जो है, ये जो है वान शब्द जो है ये जो है आपका हो जाता है उपसर्ग से, गाड़ी शब्द देशज से है। तो जब ऐसे शब्द जुड़ते हैं तो इनको संकर शब्द कहा जाता है। अब यहां पे देखिए गिरधारी शब्द क्या है, गिरधारी यानी गिर को धारण करने वाले। गिर का अर्थ क्या होता है, गिरी मींस पर्वत, गिर को धारण करने वाले अर्थात पर्वत को धारण करने वाले। तो किसके लिए ये शब्द आता है, धारण करने वाले ये शब्द आता है श्री कृष्ण जी के लिए। किसके लिए आता है, श्री कृष्ण जी के लिए। तो ये किसी अन्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द है। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शायद अंतिम प्रश्न होगा ये श्रृंखला का। पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें कह रहा है पुल्लिंग शब्द नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है, पुल्लिंग शब्द नहीं है पूछ रहा है, यानी यहां पर डर शब्द है, क्या, डर। तो डर पुल्लिंग है ही है। आदत शब्द, ताबीज शब्द और दंपति शब्द। तो यहां पे जो आदत शब्द है ये क्या है, आदत शब्द जो है ये
स्त्रीलिंग है और सभी जो है पुल्लिंग हैं। तो आशा करते हैं आपको ये श्रृंखला जो है अच्छी लगी होगी। इस तरीके से जो है प्रश्नों का समूह आपके लिए एक से बढ़कर एक अच्छे से बेहतरीन जो है प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत होंगे, जिनमें से आपको परीक्षा भवन में प्रश्न मिल ही जाएंगे। आशा नहीं, पूरा विश्वास है, इसमें आपको 30 से अधिक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे उन सभी को आप कर लेते हैं तो हिंदी में जो है आपको 30 से अधिक प्रश्न आपके जो है वो पेपर में होंगे इन प्रैक्टिस सेटों से। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा मित्रों। धन्यवाद।